से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का 10th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 9 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। आपने नहीं देखा तो जा कर के देखिए, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। बार बार रिवीजन करेंगे तो बढ़िया तरीके से आप सिलेक्शन लेंगे, इतना मान के चलिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है भाई। देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन मोर सिलेक्शन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन नो सिलेक्शन। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया आप सभी लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम उसके, बिना किसी देरी के। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन था जो कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? तो बहुत सारे लोग इसमें चंपारण लगाने वाले हैं, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। बिजोलिया जो आंदोलन था ये आपका 1913 में हुआ था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 में होता है, तो पता ही आपको। चंपारण 1917 में होता है, ये 1913 में होता है, तो ये आप डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक, क्या लिखा है भाई कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास जी ने किया था। तो पूछ ले कभी भी कि भाई बिजोलिया आंदोलन जो हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास जी ने किया था। वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इनमें में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं है? तो 1918 में जो यूपी किसान सभा की स्थापना हुई है उससे संबंधित कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई, इंद्र नारायण द्विवेदी उससे संबंधित थे, एकदम सही बात है। गौरी शंकर मिश्र भी थे, मदन मोहन मालवीय थे, जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं थे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। जो अवध का क्षेत्र था आपका, अयोध्या, लखनऊ, ठीक, रायबरेली, तो वहाँ पर होम रूल लीग के आंदोलन के कार्यकर्ता जो थे वो बहुत ही सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। और फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो कभी प्रश्न में आ जाए यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो फरवरी 1918 में हुई। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में, जो अवध था वहाँ एक प्रतापगढ़ जिला है, वहीं पर एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना घटी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, और वो चेहरा किसका था? वो था बाबा रामचंद्र जी का। तो जिन्होंने आंदोलन की बागडोर नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई बाबा रामचंद्र जो थे वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी, मतलब वो बढ़िया तरीके से नेतागिरी कर सकते थे, इतना आप समझ सकते हैं। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था, ये आप याद रखेंगे। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो अवध था। अवध में भी कहाँ था? प्रतापगढ़ था। नाई धोबी बंद से संबंधित हैं, इतना आप याद रखेंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना है भाई। ठीक, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों को सम्मिलित करना है। तो सहजानंद सरस्वती कहाँ संबंधित थे? तो ये बिहार से संबंधित हैं। बिहार में इन्होंने आंदोलन चलाया था, किसान आंदोलन। और वहीं खुदाई खिदमतकार जो है वो NWFP से संबंधित है, मतलब वहाँ चलाया गया था और खुदाई खिदमतकारों ने चलाया था। स्वामी रामानंद की बात करें तो इन्होंने हैदराबाद में आंदोलन चलाया था, और अब्दुल हमीद खान ने दक्षिणी असम में चलाया था। तो भाई ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा, तो 3 4 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 आपका कहाँ पे? तो भाई बी में है, तो बी ही राइट आंसर लगा दो, उसमें क्या ही सोचना है। देखिए सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया गया। इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। वहीं आप देख सकते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP में खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। और स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद खान जो है दक्षिणी असम से संबंधित हैं। बस इतनी सारी बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया बातें हैं, समझिए बात को। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ें हैं।
इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये आपके स्वामी सहजानंद जुड़े थे। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध का जो एका आंदोलन था उसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। अब चलिए बात कर ही लेते हैं, एका आंदोलन कब होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ें बता देते हैं। एका आंदोलन 1921 से 22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। मतलब एका आंदोलन जो शुरुआत हुई है वो 1921 से 22 में हुई है, लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया? तो पिछड़ी जाति के थे मदारी पासी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो अगर नेतृत्व पूछ ले तो मदारी पासी, डेट पूछ ले तो 1921-22। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। मतलब जो आंदोलन कर रहे थे उनका कहना था कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो ऐसा करिए लगान का नगद में रूपांतरण कर दीजिए। ठीक कि हाँ भाई इतना लगान है तो नगद पैसा लीजिए आप। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय सभा का गठन जो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ये आप याद रखेंगे। स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित हैं? तो बिहार में किसान आंदोलन से। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो स्वामी सहजानंद ने की है। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया और NG रंगा जो है पहले महासचिव बनाए गए थे इस किसान आंदोलन के। ठीक, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो NG रंगा जी को चुना गया। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1936 में हुआ है लखनऊ में। ठीक, ये मान के चलिए। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ है? लखनऊ। सी राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध है स्वामी सहजानंद सरस्वती का। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई है और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था और इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया और इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और NG रंगा को महासचिव बनाया गया था और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं? तो भाई राजेंद्र प्रसाद आपके जुड़े हैं। मोतीलाल नेहरू, CR दास, भगत सिंह नहीं होंगे। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भाई बारदोली सत्याग्रह आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, क्योंकि वहीं पर जो 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है वहीं पर वहाँ की महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। भारतीय किसान संस्थान की बात करें तो NG रंगा इसके महासचिव रह चुके हैं। और बंगाल प्रजा पार्टी की बात करें तो बंगाल प्रजा पार्टी किससे संबंधित है? फजलुल हक से संबंधित है और बाकासत संघर्ष आपके स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। तो A का दूसरा हो जाएगा, B का चौथा, 2, 4, 3 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3 1 आपका कहाँ पे भाई? B में है, तो B ही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी।
और यहाँ आप देख सकते हैं वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो कि बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की। वर्ष 1937 में हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बाकासत स्वयं खेती की भूमि, संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। ठीक। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया है तो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो आपके बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में होता है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो क्या मांग थी भाई? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। यही राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो जमींदार थे वो अपना हिस्सा मांगते थे, भैया 1/2 दे दो हमें। ठीक, तुम्हारे यहाँ 2 कुंटल पैदा हुआ है गेहूँ, तो 1 कुंटल हमें लाओ दे दो। तो वहाँ के जो आपके किसान थे वो कह रहे थे नहीं भैया ऐसा करिए कि 1/3 ले लीजिए, मतलब 3 कुंटल पैदा हुआ 1 कुंटल ले लीजिए, मतलब इस तरीके काम कर लीजिए। तो मान नहीं रहे थे। तो यही तिभागा किसान आंदोलन था। अब यहाँ आप सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बरगादारों, बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बरगादारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। तो जो तिभागा आंदोलन होता है वो आपका उत्तरी बंगाल में ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक, सारी चीज़ों को, तो ये भी आप समझ सकते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से चालू होता है भूदान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे चालू करते हैं। सारी चीज़ें आपको बता ही सकते हैं। यूपी PCS मेंस में आया है और यूपी PSC RO में भी आया है। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम में किया गया। जो आंध्र प्रदेश है वहीं के पोचमपल्ली गाँव में आचार्य विनोबा भावे ने सबसे पहले आपके भूदान आंदोलन की शुरुआत की। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे और वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया। वह था ग्रामदान का। मतलब अभी तक भूदान हो रहा था, अभी तक ग्रामदान अब होगा। तो ठीक 1955 में भूदान आंदोलन ग्रामदान में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और यहाँ पर सफल रहा ये। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उससे संबंध था? तो उदयगिरी नहीं था, रायपुर नहीं था, पोचमपल्ली गांव था भैया। पोचमपल्ली से इन्होंने शुरू किया है, तेलंगाना के पोचमपल्ली से। तो सी राइट आंसर हो जाए। IAS प्री में आया क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? आंध्र प्रदेश राज्य, पोचमपल्ली गांव। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भैया किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने किया है। देखिए, आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वर्ष 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। अब यहाँ ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल के ऊपर प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। देखिए, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की तो किसने की थी? तो BP वाडिया ने की थी। जो 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की भाई? BP वाडिया ने की। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की है? तो महात्मा गांधी ने की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की है। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो ट्रेड यूनियन था उसके पहले अध्यक्ष आपके लाला लाजपत राय थे। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नोत्तर हैं, ऐसा नहीं आम जाम क्वेश्चन है। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 को नागपुर अधिवेशन में हुआ और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे।
बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना होती है 1920 में होती है। ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लाला लाजपत राय जी करते हैं। ये गरम दल के नेता थे, ये भी याद रखना आप, लाल बाल पाल। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC जिसे कहते हैं की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों और सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया था। जो साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट जिन्हें कहते हैं, और सुधारवादी जो थे, इन दोनों के मध्य जो होता है मतभेद हो जाता है और विभाजन हो जाता है। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई तथा आंध्र दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और इन्होंने NM जोशी और BB गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन भी किया। ITUF का गठन हो जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो भाई MN राय थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई। MN राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो MN राय थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1920 को MN राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। देखिए, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्तियों बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बना करके कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला दिया गया और यही मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो कभी आ जाए प्रश्न में कि भाई जो कानपुर षड्यंत्र है वो किससे संबंधित है? तो कम्युनिस्टों से संबंधित है, क्योंकि उनके ऊपर एक षड्यंत्र को आधार बना करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में MN राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेल्लू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया और सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति पूर्ण टिप्पणी भी की थी? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा की बात हो रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं वर्ष 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन महान साइंटिस्ट हुए, E = mc² इन्होंने दिया है। H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमा रोलाम तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना भी की है। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो भाई 1926 से 39 था, भी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान MN राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था वो आपके MN राय के द्वारा किया गया था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN राय ने की थी। सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब भी लिखी है, ये भी आप याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल CPI से टूटकर बनी थी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? मतलब सभी लोगों के अंदर गुस्सा क्यों भर गया था? तो इसका मुख्य कारण था बिना दलील, बिना वकील का ये कानून था और इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है और रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसलिए इसे कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो रोलेट एक्ट लाने का
जो प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का जो कानून है वही आपका है। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया तो कब लागू किया गया? सन 1919 में। ये आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, बी राइट आंसर हो जाएगा। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। रोलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, एकदम सही बात है। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी सही बात है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, एकदम गलत बात है। 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा और सारे गलत हैं, IAS प्री में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ें। रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्होंने होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत किया गया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे और ये आप देख सकते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से वर्ष 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ए राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1919 में केंद्रीय विधानसभा से पास हुए विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रोलेट सत्याग्रह था। ठीक, अखिल भारतीय लेवल पे मतलब पूरे राष्ट्र स्तर पे अगर देखा जाए तो गांधी जी का जो पहला साहसिक कदम था वो रोलेट सत्याग्रह था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेला और अहमदाबाद आंदोलन की गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष रूप से संबंधित हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। द अनआर्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो जो इसका इंग्लिश नेम है द अनआर्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक, ये याद रखिएगा आप। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रोलेट एक्ट का बनना यही घटी थी। ठीक, रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। ठीक, ये मार्च 1919 में लागू हुआ, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार करा, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में स्टार्ट होता है। सांप्रदायिक अवार्ड जो होता है 1932 और साइमन कमीशन का भारत में आना 1928 की घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919, सी राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये आपका रोलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है तो जलियांवाला बाग त्रासदी से, और रोलेट एक्ट भी होता तो भी लगा सकते थे। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो किसकी गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग एकत्रित हुए थे। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे।
तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया। भैया कहा ये लो अपनी नाइट की उपाधि। और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा भी दे दिया था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, तो जाहिर सी बात है जो सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल मलिक को बंदी बना लिया गया था और इन्हीं के विरोध प्रदर्शन में एकत्रित हुए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण जो ऑनर होता है उसको भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक, इन्होंने लौटा दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को इसे स्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की परित्याग कर दिया था, तो भाई ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये भी वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लौटाया था, तो जाहिर थी मतलब जो नाइट की उपाधि लौटाई थी तो किस घटना के परिप्रेक्ष्य में लौटाई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिप्रेक्ष्य में। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, तो दोनों को बताना कौन सही कौन गलत है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, एकदम सही बात है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए सही आर गलत है, और ए सही आर गलत आपका कहाँ पे देख लीजिए, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था, तो ये आपके जो इस्तीफा दिया था भाई शंकरन नारायण ने दिया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आप लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि भी लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, तो वो आपके सर शंकरन नारायण ने दिया था। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दी गई कोट से ज्ञात करिए। जलियांवाला बाग नरसंहार जो होता है वो 13 अप्रैल को होता है, ये तो पता ही 1919 में, ये आपको पता है। ठीक, वहीं डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना 9 अप्रैल 1919 को होता है। 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है ये आपका होता है दिसंबर में, ज़्यादातर दिसंबर में ही होते हैं कांग्रेस के अधिवेशन, तो दिसंबर में होगा। तो पहले क्या होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, 2 1 3 आपका सीरियल हो जाएगा बस। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या ही सोचना है, क्या ही बताएं, बताइए। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग जो नियुक्त किया गया था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नियुक्त किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल भी बताया है। सोचिए, ये सारा सिस्टम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था, तो भाई उधम सिंह ने मारा था। हमारे महान क्रांतिकारी थे उधम सिंह, और इन्होंने वहाँ पर जा करके लंदन में उन्हें घुस के मारा था। ठीक, तो समझिए बात को। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था, तो किसने मारा था, हमारे उधम सिंह ने मारा था। डी राइट आंसर हो जाएगा। उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा भाई, तो सर माइकल ओ डायर को मारा था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था।
जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बी को सही माना, जबकि संशोधित में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। वैसे आपका जो है गांधी जी ही होंगे। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जाहिर सी बात है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 में वायसराय बनता है, 1921 तक रहता है। इसी के समय में रोलेट एक्ट पारित हुआ था और भारत सरकार अधिनियम जो 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसी के समय आया था, इसीलिए चेम्सफोर्ड लगा हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो जलियांवाला बाग नरसंहार को। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा गया है। जो आपके दीनबंधु थे C.F. एंड्रूज, उन्होंने कहा कि भैया जानबूझकर ये सब किया गया है, और एकदम सही बात कहा, इसमें क्या ही गलत कहा। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी है? तो दी रोलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रोलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल मलिक और किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की गई। देखिए, जब कुछ लोग जो है सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ खिलाफत आंदोलन के ऊपर प्रश्न उत्तर होंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। जो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया है वो आपके शौकत अली ने किया और मोहम्मद अली ने किया। ये 2 लोग जो है खिलाफत आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे। तो 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया था और ये एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद थे और हकीम अजमल खान थे, ठीक, और साथ में हसरत मोहानी भी थे, डॉक्टर अंसारी भी शामिल थे। तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली, मोहम्मद और मोहम्मद अली को ही दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो भाई ये तो आपको पता ही, मोहम्मद अली थे और शौकत अली, ये 2 प्रमुख नेता थे, और तो बहुत सारे लोग थे। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, एकदम सही बात है, और मुस्लिम समाज का सुधार तो बिल्कुल नहीं था, और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण ये भी नहीं था। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये आपका सही था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, ठीक। जो आपके भारत के मुस्लिम थे वो जो तुर्की के सुल्तान थे उनको इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था और युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो महात्मा गांधी को चुना गया है। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विघटन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और दिल्ली में 23-24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिलता है। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में कभी भी प्राप्त नहीं होगा।
तो इसी के अनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन कुछ भी उसका हल नहीं निकला। कहने का मतलब ये है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए, बस और कोई कारण नहीं था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था तो किसने दिया था भाई? गांधी जी ने दिया था, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ऐसा जो दृष्टिकोण था वो महात्मा गांधी जी का था। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये आपके हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी और यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था और बाद में यही कट्टर बन जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो ये आपके एम एच जिन्ना ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में थोड़ी कमी आई थी, बस यही एक परिणाम था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वह आपके स्वामी श्रद्धानंद थे। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए एकदम सही बात है। खलीफा को हटाने के लिए नहीं, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एकदम सही बात है। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए नहीं। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन ने इस कथन को संबंध किया है? तो ये आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन था। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में ध्यातव्य है। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी कि वे मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो किसकी शाखा थी? आपकी खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन में भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था और हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। अब यहाँ असहयोग आंदोलन के ऊपर प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो आपके CR दास जी ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया।
नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में शुरू किया है। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 में प्रारंभ कर दिया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था और यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920-22 में चलाया गया था। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 1920 में शुरू किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला क्या था कि खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, और दूसरा क्या था? दूसरा था पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो देखिए, खिलाफत का प्रश्न था, वो तो सही है, और पंजाब में अत्याचार हुआ, ये भी सही। रोलेट एक्ट तो वो तो था ही, लेकिन नमक कानून नहीं था। बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो भाई 1920 में प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो गांधी जी ने कहा था कि जो असहयोग आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं, इसके अंतर्गत 1 वर्ष के अंतर्गत जो है हमें स्वराज मिल जाएगा, मतलब देश आज़ाद हो जाएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में 1 अगस्त 1920 को ये शुरू करते हैं। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में किया भाई? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया, सबको पता है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस में रखा गया था? तो असहयोग आंदोलन था, उसी में रखा गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी, एकदम सही बात है। वैसे अवधि 1 वर्ष की रखी गई थी, लेकिन ये 22 तक चल गया। ठीक समझिए बात को, 1.5 साल लगभग चला था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी बात सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी बात सही है। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, एकदम गलत बात है, समर्थन नहीं किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था और इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार भी इसकी योजना थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसके विरोध में खड़े थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है असहयोग आंदोलन के विरोध में थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, तो बिहार। बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, अतः बिहार एवं ओडिशा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। मतलब बढ़ावा देने के लिए, देखो ये लोग करते थे तुम भी करो, कहने का मतलब ये था। 13 नंबर क्वेश्चन है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से इसे कोरिलेट कीजिए कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, एकदम सही बात है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी सही, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। और जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी बात सही। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो जनता के मन से जो ब्रिटिश शक्ति थी उसका भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी हो गई, एकदम गलत बात है। तो 1, 2 और 3 ही सही है। तो 1, 2 और 3 आप राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया।
अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही साथ आंदोलन से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय भी हट गया और तथा चोरी चोरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत प्राप्त नहीं हुई थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो क्या थी? केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। जिस समय गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरे हिंद के सम्मान से सम्मानित किया, जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपने पदवियों और उपाधियों को त्याग दिया तथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस की थी। जिनमें से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी। और चित्तरंजन दास के साथ साथ आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी ने वकालत छोड़ी थी। ये भी चीज़ याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ये राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन 1893 से 63 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो ये वास्तविक तिथि आपकी 4 फरवरी 1922 है। शहीद स्मारक चोरी चोरा के अनुसार चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है और इसी तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी और जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई और यही घटना इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है? तो ये आपके गोरखपुर में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चोरी चोरा कांड के कारण ही लिया था। 4 फरवरी 1922 को हुए चोरी चोरा कांड से क्षुब्ध होकर नाराज होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया और आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है? तो आपके चोरी चोरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चोरी चोरा में हिंसा भड़क उठी थी। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चोरी चोरा में हुई हिंसा के कारण। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? क्यों ले लिया था भाई? अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, ये गलत बात है, ये भी गलत। देखिए जो क्या हुआ था कि चोरी चोरा कांड हो गया था, इसी कारण से 4 फरवरी 1922 को हो जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो चोरी चोरा भी नहीं है, खेड़ा सत्याग्रह भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया है। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो भैया कहाँ थे? चोरी चोरा घटना जब हो रही थी तब कहाँ थे? बारदोली में थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। चोरी चोरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात की बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। बताइए यह कब समाप्त हुआ? 1922 में समाप्त होता है। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध
निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, ये तो बात आपको पता ही है। और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, तो महात्मा गांधी कहते हैं भैया हम इसे वापस ले रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को क्या होता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिससे कानून का उल्लंघन होता है। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। 29 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। चोरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, सही बात है भाई, 4 फरवरी 1922 को होता है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला देती है, जाहिर सी बात है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया जाता है और गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस ने गोली चलाई। फलतः भीड़ भी उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी और इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो ये प्रश्न कभी भी आ सकता है कि भाई असहयोग आंदोलन शुरू तो किया गया 1 अगस्त 1920 को, लेकिन समाप्त कब किया गया? तो 12 फरवरी 1922 को। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई और सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा सुना दी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है कि यहाँ आपको सही क्रम से सबको लगाना है। चोरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 को होता है, तो आपको पता ही है। असहयोग आंदोलन जो होता है वो 12 फरवरी को 1922 को समाप्त होता है, ये भी बात पता है आपको। और बारदोली प्रस्ताव मतलब उसी दिन आता है, ठीक, बारदोली प्रस्ताव भी उसी समय आता है। तो एक हिसाब से देखें तो पहले चोरी चौरा कांड हुआ, फिर आपका बारदोली प्रस्ताव आया, उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगन हो गया। तो 1, 3, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया और ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे और इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का काल था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि भैया ऐसा है, कपड़ा उपड़ा मत जलाओ, कोई मतलब नहीं इसका जलाने का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो काशी विद्यापीठ 1921 में स्थापित की जाती है और गुजरात विद्यापीठ 1920 में गुजरात में, जामिया मिलिया अलीगढ़ 1920 में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बनारस में। तो ये 3 आपकी जो है 1920-22 के दौरान है, जबकि ये बहुत पहले है। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता बस। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यह आपको बताना है। तो 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, सही बात है। 1905 बंगाल विभाजन होता है। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार होता है। 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं होता है, 1920 में होता है। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है, ये आप याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, एकदम गलत बात है। 1931 राजगुरु को फांसी होती है, तो ये आपका सही है, 1931 में ही होती है, 23 मार्च 1931। 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ये सब गलत है, बी ही राइट आंसर हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, एकदम सही बात है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या करता नहीं, एकदम सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास, इसलिए स्थगन नहीं हुआ है। उसका अलग कारण था, चोरी चोरा कांड था। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बी राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया। इनमें से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? तो जमुना दास ठाकुर दास ने भी की थी और जयराम दास ने भी की थी। तो यहाँ एक से ज़्यादा आंसर है, तो ये डिस्प्यूटेबल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावसजी, जहांगीर, पी सेठना, शीतलवाड़ आदि बम्बई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं। तो यहीं पर विश्राम लेंगे। 2 से 3 लेक्चर बचे हैं, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी है घटना चक्र का मैराथन वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके UPPSC RO UP PCS के लिए। ठीक, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।